हेलो दोस्तों, स्वागत है अगली क्लास में। मेरे साथ मैं विक्रम सिंह, हिंदी माध्यम भौतिक विज्ञान। ठीक, अगला बिंदु है विद्युत ऊर्जा और शक्ति। विद्युत ऊर्जा और शक्ति, इस बात पर विचार करेंगे। ठीक, कौन सा बिंदु है? 9 नंबर का बिंदु है, 3, 9। ठीक, ये हो गया विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा शक्ति। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और शक्ति यानी पावर। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं कि भाई जो हमारा पर्पज ये होता है कि जो धारा को प्रवाहित करने में या आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो ऊर्जा खर्च हो जाती है वो किस में बदल जाती है। तो यहाँ पे बात आती है कि वो ऊष्मा के रूप में बदल जाती है, यानी चालक गर्म हो जाता है। अब इसका कारण देखते हैं कि गर्म क्यों हो जाता है। मान लीजिए हमने किसी चालक पर दो बिंदु मान लिए, बिंदु ए और ये बिंदु बी। ठीक, और इसे हमने जोड़ रखा है किसी विभव के सोर्स से, किसी विभवांतर से इसे हमने जोड़ रखा है। तो हम ये मान रहे हैं कि जो धारा है इसमें वो चल रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है इस दिशा में वो अपवाह वेग से चल रहा है, अपवाह वेग। और अपवाह वेग जो होता है, अपवाह वेग कितना होता है? देखो, v से कहते हैं ड्रिफ्ट या अपवाह वेग। ये होता है आवेश, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और संगठन का औसत समय। तो यहाँ ये बात देखने में आती है कि ये अपवाह वेग तभी बदलता है जब विद्युत क्षेत्र बदले या संगठन का समय बदले। संगठन का समय किस बात पर निर्भर करता है? हमने बताया था तापमान पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए कि ना तो तापमान हम बदलते हैं ना विद्युत क्षेत्र बदलते हैं, हमने एक विभव लगा रखा है, एक विभवांतर लगा रखा है, तो इलेक्ट्रॉन की चाल पर कोई परिवर्तन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जो आगे की तरफ चाल है, जिसे अपवाह चाल या अपवाह वेग कह रहे हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल या अपवाह वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब हो गया कि उसकी गतिज ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फिर भी कार्य कहाँ हुआ, फिर भी ऊर्जा कहाँ खर्च हुई? तो ये कहता है कि विभवांतर का ये फर्क है, विभव का जो अंतर है उसका ये फर्क है। यहाँ पर जो विभव है बिंदु ए पर वो वी ए है और यहाँ पर जो है वो वी बी है। ठीक, अब किसी आवेश को अगर मैं बी से ए तक लेके जाऊँ, बी से ए तक लेके जाऊँ तो मैं कितना विभवांतर दूंगा? तो डेल्टा वी जो होगा वो होगा वी ए माइनस वी बी, ये विभवांतर होगा। यहाँ तक ले जाने में मुझे काम करना पड़ेगा, यहाँ तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये विभवांतर विद्युत क्षेत्र की वजह से उत्पन्न हुआ। अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होगा इसमें वो आगे की तरफ होगा, ये विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र के कारण ही इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल इस प्रकार लगा हुआ है कि ये आगे बढ़ रहा है। ठीक, और लेकिन उसका परिमाण ये आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो एक चाल से चल रहा है, जिसे अपवाह चाल या अपवाह वेग कह रहे हैं, और वो बढ़ नहीं रही है, एक नियत चाल से चल रहा है। अब
हमने देख लिया कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर बनेगा और उस विभवांतर को ये आवेश या ये इलेक्ट्रॉन पार करेगा। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दो बिंदुओं के बीच में विभव को पार करता है, तो कार्य कितना हो जाएगा? देखिए कार्य कितना हो गया, कार्य होगा विभवांतर गुणा आवेश। कितना आवेश? हम थोड़ा सा आवेश ले लेते हैं Q, ठीक। क्यों? यानी कुछ इलेक्ट्रॉनों का आवेश, कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो वहाँ से वहाँ तक गए, ठीक। इस प्रकार अगर हम देखें इस विभवांतर को हम V लिख दें, विभवांतर को क्या लिख दिया मैंने? V लिख दिया, और आवेश को करंट इंटू थोड़ा समय अंतराल लिख दूं मैं। आवेश को कितना लिख दूं? विद्युत धारा गुणा समय, क्योंकि विद्युत धारा में हमने समझ लिया कि कितना आवेश कितने समय में जाता है, तो ये करंट हो जाती है विद्युत धारा समय। इसको लिख दूं मैं, परिमाण में लिख दूं इसको, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर, ठीक। और ये बन जाता है कार्य, ऐसे ये कार्य हो गया, ठीक। ये कार्य करना पड़ेगा बाहर से, इस कार्य को करना पड़ेगा। और ये किस में बदलेगा? ये कार्य कौन करेगा? कहता है जो विभव का स्रोत है आपका, जो विभव का स्रोत है वो ये कार्य करेगा। विद्युत क्षेत्र है, उसके विपरीत बल लगेगा, ये कार्य होगा। कहता है ये कार्य किस में बदलेगा? कहता है इलेक्ट्रॉनों की जो बार बार टक्करें हो रही हैं वो परमाणुओं से हो रही हैं। जो परमाणु इसके अंदर जगह 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 रखे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन टकरा 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 के आगे बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा? परमाणुओं में कंपन उत्पन्न हो जाएगा, परमाणुओं में कंपन उत्पन्न हो जाएगा, परमाणुओं में कंपन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। परमाणुओं में कंपन की ऊर्जा बढ़ जाने से क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। यानी ये ऊर्जा किस में खर्च हो गई? परमाणुओं की कंपन की ऊर्जा बढ़ाने में ये खर्च हो गई, और उसके परिमाण स्वरूप चालक का तापमान बढ़ गया। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सरलता से समझ सकते हैं आप इसे, ठीक। तो परमाणुओं में कंपन हुआ, तापमान बढ़ा, तो ऊर्जा कार्य हुआ, तो ऊर्जा खर्च हो गई। इसलिए कह रहे हैं कि ये ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, यानी हीट के रूप में बदल जाती है। समझ में आ गई बात? तो इसे कह देते हैं पावर। पावर कैसे बनेगी? कहता है कार्य जो हुआ उसे अगर समय से, समय अंतराल से भाग कर दें तो ये बन जाती है VI। इसे कह देते हैं पावर, यानी पावर यानी P कह देते हैं इसको, किसे कहते हैं? शक्ति, ठीक। शक्ति कौन सी? ऊष्मीय शक्ति, यानी जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गई? विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई? विद्युत ऊर्जा बदल गई ऊष्मीय ऊर्जा में, हीट में बदल गई, जिससे चालक गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि परमाणुओं में कंपन उत्पन्न हो गया। परमाणुओं में कंपन उत्पन्न क्यों हो गया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा था, जिसके कारण विद्युत धारा बह रही थी, उसने परमाणुओं पे बार बार टक्करें मारी, ठीक, और ऊर्जा को खराब किया। वही ये ऊर्जा है। बिल्कुल सीधे तौर पर समझ में आ जाती है ये बात। अब शक्ति का सूत्र ठीक तैयार हो चुका है। ये है पावर, शक्ति। तो सामान्यतया अगर शक्ति को देखें, पावर को देखें, तो कितनी बन रही है? देखो ये बन रही है पावर VI, ठीक। और हम एक बात और जानते हैं, ओम्स के नियम से सामान्यतया अगर हम लगा दें तो V कितना होता है? V होता है IR। तो देखो कितनी पावर बन गई? I²R, ये भी बन गई। एक बात हम जानते हैं कि जो I होता है वो होता है V/R, तो ये भी लगा देंगे यहाँ पे, तो कितनी पावर बन गई? V²/R, जहाँ R क्या है? प्रतिरोध है। तो पावर के ये 3 सूत्र तैयार हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर इन्हें समय से गुणा कर दें तो क्या मिल जाती है? ऊर्जा। ये क्या है? शक्ति। ये शक्ति है। ऊर्जा यानी ऊर्जा बटे समय है, ये सीधी सी बात ये है। ऊर्जा बटे समय अंतराल है, ये शक्ति है। ये वो शक्ति है जो परमाणुओं को प्राप्त हुई है ऊष्मा के रूप में, या प्राप्त हो रही है। विद्युत धारा बह रही है, ये शक्ति उनको प्राप्त हो रही है, ठीक। दूसरी बात, ये वो शक्ति है जो विद्युत विभवांतर देने वाला जो भी स्रोत है, जो उसकी खर्च हो रही है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने में जो खर्च हो रही है, ये वो शक्ति है, ठीक। यानी यहाँ से ऊर्जा खर्च हो रही है, ऊष्मा में बदल रही है, परमाणुओं में जा रही है, तो यही शक्ति परमाणुओं को ऊष्मा के रूप में मिल रही है। यही शक्ति इस विभवांतर के स्रोत से
खत्म हो रही है, जा रही है, घट रही है। ठीक। अब बात आती है कि किसी भी सेल में शक्ति कहाँ से आती है। कहता है जी सेल के अंदर होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ सेल बना दूँ, एक सेल जोड़ दूँ, देखो ऐसे, ये जोड़ दिया मैंने सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बना दिया मैंने सेल का नेगेटिव टर्मिनल, है ना, और ये बना दिया मैंने सेल, ये मैंने सेल बना दिया, देखो ये हो गया सेल। ठीक, इसको सेल भी लिख सकते हैं, लो। ठीक। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रही है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं इसके अंदर। ठीक, जिनमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जिन अभिक्रियाओं के कारण विद्युत अपघटय पदार्थ है ये, इसमें विद्युत अपघटन हो रहा है, आवेश भाग रहे हैं, तो एक विभवांतर बना रखा है। तो इसका मतलब हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में विद्युत अपघटन हो जाने से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वही ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल रही है, वही परमाणुओं की टक्करों में जो ऊर्जा, जो कंपन की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वही वो ऊर्जा है। इसका मतलब ऊर्जा का नुकसान हो रहा है, अगर देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो ऊर्जा का नुकसान हो रहा है ऊष्मीय रूप में। यानी किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो खर्चा होता है, जो नुकसान होता है ऊर्जा का, वो किस में होता है, ऊष्मा के रूप में होता है। वो ऊष्मा फिर धीरे धीरे बाहर वायुमंडल में चली जाती है और वो खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ठीक। कहते हैं जी क्या इसका उपयोग किया जा सकता है, क्या इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग करना और भी महंगा है। हम तारों को पानी में डुबो के रखें, पानी को गर्म करें, फिर उस गर्म पानी का कहीं इस्तेमाल कर लें, ये लंबी प्रक्रिया है। ज़्यादातर मामलों में ये नुकसान ही होता है इसका। तार गर्म होते हैं, हीट लॉस हो जाती है। ठीक। तो ये था सीधे सीधे समझ लिया हमने कि जो शक्ति है, हीट एनर्जी है, ऊष्मीय ऊर्जा है, वो किस प्रकार है। ठीक। अब आया अगला बिंदु हमारा प्रतिरोधकों के संयोजन, श्रेणी संयोजन और पार्श्व संयोजन। इम्पोर्टेंट जो बात है। ठीक है, अगले बिंदु पर चलते हैं। तो यहाँ पर बस सिंपल सी बात है कि हमें श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का सूत्र बनाना है। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं पुस्तक को, किताब को रख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला ही बनाना है, बस फॉर्मूला बनाना है, फिर उसको लगाना है। तो क्या करेंगे, पहले बनाएंगे, फिर लगा के देख लेंगे, फिर पहचान करके देख लेंगे कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। समांतर क्रम मतलब पार्श्व क्रम में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, सिंपल सी बात है। तो लगाते हैं प्रतिरोध संयोजन। मैं ये लिख देता हूँ, लो सिंपल सी बात लिख देता हूँ, प्रतिरोध संयोजन। ठीक। पहला श्रेणी क्रम लिख देता हूँ, मैं छोटे में लिख देता हूँ श्रेणी क्रम। क्या लिख दूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधक संयोजन भी बोल सकते हैं, प्रतिरोध संयोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब श्रेणी क्रम में किस प्रकार संयोजन होगा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, श्रेणी क्रम यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, तीन, कम से कम तीन जो है रजिस्टर या प्रतिरोध लगा लेते हैं। ठीक है। और इन्हें किसी विभव से जोड़ लेते हैं।
इस प्रकार, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक, और यहाँ से जो विभव मिलता है उस विभव को बताते हैं वी। विभव यानी विभवांतर जो प्राप्त होता है, विभवांतर है ना, उसे मिलता है वी, तो उसे बना देते हैं वी। विद्युत धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। ऋणात्मक से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो विद्युत धारा इस दिशा में चली हुई होती है, ऐसा मानते हैं। इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट, यानी सुविधा के लिए विद्युत धारा की एक दिशा बनाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन चलता है जी, इधर से पॉजिटिव चार्ज चलता है। बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, पॉजिटिव चार्ज कहीं चलता नहीं है। चालक के अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं चला करता। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं चलता? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है परमाणुओं में नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज चलेगा कैसे? जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता, नेगेटिव चार्ज ही चलता है, इलेक्ट्रॉन ही चलता है। तो क्या, तो ये जो धारा है, ये जो करंट है, ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की उल्टी कन्वेंशनल करंट है, सुविधा के लिए मानी गई दिशा है धारा की। धारा क्या है? उसकी दिशा नहीं होती, धारा अदिश राशि है, धारा की दिशा नहीं है। धारा क्या है? आवेश का परिमाण बटे समयांतराल, कितना आवेश प्रवाहित हुआ, कितने समय में हुआ, बस यही धारा है। ठीक, बाकी इसका सूत्र आपने बनाया। जब इसका सूत्र हम बना रहे थे तो मैं इसके बारे में सारी बातें आपको बता रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन आवेशों को, इन प्रतिरोधों को, इन प्रतिरोधक पदार्थों को या प्रतिरोधकों को एक एक नाम देते हैं, R1, R2, R3। ठीक, अब ये देखिए कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन चलते हैं। क्या मान लूँ? थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन चलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन हैं Ne, और वो इधर को चलते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितनी ऊर्जा लेकर चलते हैं? बिल्कुल बेसिक बात सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितनी ऊर्जा लेकर चलते हैं। तो क्या होती है ऊर्जा? विभवांतर आवेश। ठीक, तो हर इलेक्ट्रॉन के पास एक ऊर्जा है, उसका आवेश और विभवांतर। ठीक, वो जितनी ऊर्जा लेकर चलता है उसका कुछ हिस्सा यहाँ खर्च करता है, इसे पार करता है जब, उसे मानते हैं कि वो V3 विभव खर्च कर देता है इसमें। ठीक, यानी विभव क्या है? एकांक आवेश को विस्थापित करने में जो कार्य होता है उसे कहते हैं विभवांतर। तो विभवांतर मान लेंगे, विभवांतर है, हम लोग विभव भी बोल देते हैं कई बार, बेसिकली ये विभवांतर है। तो ये विभवांतर यहाँ कितना खर्च हो गया? V3, यानी यहाँ पे एनर्जी खर्च हो गई, ऊर्जा खर्च हो गई। आगे बढ़ गए, यहाँ पे कितनी खर्च हो गई? इसमें मान लेते हैं भाई V2 जो है विभव यहाँ पे घट गया, विभव कम पड़ गया। ठीक, अब यहाँ पे कहते हैं V1, ये घट गया। ठीक, अब ये हुआ किस प्रकार, इसको समझना पड़ेगा, बेसिक समझना पड़ेगा इसका। कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जो विभव है वो है V पॉजिटिव, और यहाँ पर जो विभव है वो है V नेगेटिव। देखिए दो विभव मैंने बताए, एक नेगेटिव टर्मिनल का, एक पॉजिटिव टर्मिनल का। तो ये अधिक विभव पर है, इसमें से घटता है। तो इसका मतलब हो गया इस V पॉजिटिव में से जो विभव घटा यहाँ तक, यहाँ पर कितना विभव आएगा? देखो मैं ऐसे लिखता चलूँगा, यहाँ पे आएगा V पॉजिटिव माइनस V1। क्यों? क्योंकि V1 का विभव इसमें से घट चुका है। अब अगर मैं यहाँ पहुँचूँ तो यहाँ पर कितना विभव आएगा, ये भी मुझे देखना है। तो यहाँ पर आएगा V2 घट गया, V पॉजिटिव में से V2 घट गया, V1 घट गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? V पॉजिटिव माइनस V1 माइनस V2, ये घट गया। ठीक, अगर मैं इस बिंदु पर देखूं तो यहाँ पर कितना विभव आएगा? V पॉजिटिव में से V1 भी घट गया, V2 भी घट गया, V3 भी घट गया। ठीक, अब जो विभव मुझे प्राप्त हुआ वो कितना? V नेगेटिव। तो मेरे पास जो बचा वो कितना बचा? कह रहा जी वो आपके पास बचा V नेगेटिव, वो भी घट गया।
और फाइनल मेरे पास कुछ नहीं बचा, सारा विभव मेरा खर्च हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले मैंने इसको विभव दिया, फिर इसको विभव दिया, फिर इसको विभव दिया, और जो बचा था वो इसको भी दे दिया मैंने, जो मेरे पास बचा था वो इसको भी दे दिया मैंने। तो कुल मिलाकर मेरे पास कुछ नहीं बचा, सारा विभव मेरा खर्च हो गया। यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार सारी ऊर्जा मेरी खर्च हो गई। इस बैटरी से जो ऊर्जा लेके चला था मैं, या इस बैटरी की ऊर्जा थी जैसे हम कह सकते हैं, विभव था, वो सारा खर्च हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो विभव का अंतर जो है वो कितना आया, फाइनली वो सभी के विभव जोड़ दिए गए। ठीक समझ रहे हैं? तो ये जो विभव था प्लस और माइनस के बीच का जो अंतर था, विभवांतर था सेल का, वो V के बराबर था, तो इसको V लिख दिया मैंने। तो बात समझ में आ गई होगी भाई हुआ क्या, किस प्रकार विभव विभाजित हुए। ठीक, इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचाने में किस प्रकार कार्य करना पड़ा। ठीक, अब अगर ओम के नियम से देखूँ तो सभी में एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। ये बात भी सही है, एक ही धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले हैं वो सारे एक ही संबंध के अनुसार, एक के बाद एक के बाद एक ही संबंध के अनुसार आ रहे हैं, विभाजित नहीं हुए। यानी इलेक्ट्रॉन दो रास्तों में विभाजित नहीं हुए, एक ही रास्ते से सभी प्रतिरोध को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब सभी में धारा समान है, ये जो धारा है इस सब में समान है। ठीक, तो यानी अगर ओम के नियम से बात करूं तो क्या हो गया, IR1, IR2, IR3, ये जोड़ दिया मैंने, सभी के विभव जोड़ दिए मैंने। तो I कॉमन ले लूँ और V अपॉन I बता दूँ तो कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो V अपॉन I कहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ V और ये I। यानी अगर इस विभव के स्रोत से पूछूं या इसके सापेक्ष में देखूं तो V अपॉन I जो है वो है कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध से मतलब है प्रभावी प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, जो भी कहें उसका नाम हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे क्या, इसे लिख सकते हैं R इक्विवेलेंस, समतुल्य प्रतिरोध। तो कितना समतुल्य प्रतिरोध हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़ गया। ठीक, कितना जुड़ गया, अब देखो यहाँ लिख सकते हैं R इक्विवेलेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे बना दिया देखो। ठीक, तो जितने भी प्रतिरोध हैं उनको लगा दें समेसन में, जोड़े में, जोड़ते 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 जाएं, तो क्या सूत्र हो गया, R इक्विवेलेंस और समेसन लगाएंगे, समेसन ऐसे जोड़ते हैं I इक्वल टू 1, एक एक करके जोड़ना है, n तक जोड़ सकते हैं RI। तो ये हो गया समेसन के अनुसार सूत्र, जितने चाहे जोड़ लो आप। शर्त क्या है, शर्त ये है कि करंट बटना नहीं चाहिए, विभवांतर बटना चाहिए। बेसिक समझ में आ गया कि श्रेणी क्रम में विभवांतर बटता है, करंट नहीं बटता, धारा नहीं बटती, एक तार में से दो तार नहीं निकलते, एक ही तार रहता है, एक ही वायर रहता है। ठीक, सिंपल श्रेणी क्रम डन हो गया, समझ में आ गया, फिट बैठ गया माइंड में पक्का। अब चलते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में। ठीक है,
पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है। समांतर, समांतर एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए दिखाई दें, ऐसा ही बोल देते हैं। पार्श्व का मतलब है एक दूसरे के साथ बराबर बराबर लगाए जाएं। ठीक, पार्श्व देखो, ये ऐसे जोड़ूं तो श्रेणी और ऐसे जोड़ूं तो पार्श्व। ठीक, अब पार्श्व में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, चलिए बना लेते हैं। 3 प्रतिरोध बना लेते हैं पहले, 1 2 3। ठीक, उसके बाद जोड़ते हैं, इस प्रकार जोड़ लेते हैं। देखो ऐसे, यूँ जोड़े हैं, देखो ऐसे। उसके बाद एक विभव से जोड़ते हैं, यानी विभवांतर से जोड़ते हैं, और देखते हैं कि विद्युत धारा किस प्रकार या इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चलते हैं। ये रहा, देखिए, और नाम देते हैं R1 R2 R3, यानी जो प्रतिरोध है इनका, जो रेजिस्टेंस है वो कितना बताया, R1 R2 R3। बेसिक बात क्या है, बेसिक बात है ऊर्जा। बेसिक बात है ऊर्जा। ऊर्जा यानी विभवांतर गुना आवेश। आवेश कितना एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसे ले जाने में कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा, कितना काम होगा, ये बेसिक बात है। अगर मैं देखूं बिल्कुल पहले की तरह, अगर मैं देखूं कि मैंने यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन चलाए हैं, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इलेक्ट्रॉन चलाए हैं Ne, ऐसे इधर को चलाए मान लीजिए। तो देखिए 3 रास्ते हैं, इलेक्ट्रॉन बटेगा। अब मान लीजिए इधर को गया इलेक्ट्रॉन, वो हो गया N1e, ये इधर को जा रहा है। इधर को जो आ रहा है वो N2e, इधर को जो जा रहा है वो N3e। ठीक, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में हम मानते हैं धारा, तो यहाँ से चला दूँ मैं करंट I, और यहाँ बांट दूँ, इधर को जा रही है करंट I1, इधर को जा रही है करंट I2, इधर को जा रही है करंट I3, ऐसे। अब देखने की बात यह है कि मान लीजिए N1e जो इलेक्ट्रॉन है, N1 जो इलेक्ट्रॉन है, वो इधर को पार करके यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से वापस तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पहुँचना कहाँ है, यहाँ पहुँचना है, पॉजिटिव में पहुँचना है। ठीक, अपने ऊपर लगे हुए बल के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, विभवांतर के कारण वो यहाँ पहुँचेंगे। अगर मैं देखूँ कि इनके पास जितनी भी ऊर्जा है ये वो कहाँ खर्च करेंगे, तो रास्ते में सिर्फ एक प्रतिरोध है, सारी की सारी ऊर्जा इसमें खर्च होगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार मैं देख रहा हूँ कि सारी ऊर्जा इसमें खर्च हो जाएगी। तो यानी कि ये सारा का सारा विभवांतर लेकर वो चले, हर इलेक्ट्रॉन इस विभवांतर को लेकर चला, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरे तो ये विभवांतर यहाँ खर्च हो गया, बिल्कुल दूसरे वाले यहाँ खर्च हो गया, तीसरे वाले यहाँ खर्च हो गया। यानी मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके रास्ते में सिर्फ एक ही प्रतिरोध आता है और वो वापस आ जाता है पॉजिटिव में। कुल मिला के ये विभवांतर समान रहा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक, तो विभवांतर समान रहा तो V बन गया I1R, I2R और I3R, ऐसे। वही विभवांतर रहा। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन चला उसने एक ही जगह पे काम किया और वो आगे बढ़ गया। ठीक, खैर लाइट चली गई, आ जाएगी, कोई चिंता नहीं है। वीडियो बन रही है, हम चला रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, ये जो लाइट है ये इन्वर्टर पे आ गई है। खैर चलिए, अब विभवांतर सबको समान रूप मिला, विभवांतर बटा नहीं। और ये मैंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब चला तो उसके रास्ते में केवल एक ही प्रतिरोध आया। ठीक, प्रतिरोध जैसे श्रेणी क्रम में
एक प्रतिरोध को पार करने में विभवांतर, दूसरे को पार करने में विभवांतर, तीसरे को पार करने में विभवांतर, वैसा नहीं हुआ। एक ही बार एक ही प्रतिरोध में सारा विभवांतर खर्च हो गया, सारा कार्य इसी पे खर्च हो गया। तो यानी विभवांतर सबको समान मिला। इसी प्रकार देखा जाए तो करंट बटी, अगर करंट को देखूं तो करंट कैसे बटी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात स्पष्ट हुई कि कुछ इलेक्ट्रॉन बटे, जिस प्रकार यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए थे वो बटे, उसी प्रकार इधर से करंट भी बटी। I1 इन इलेक्ट्रॉनों के कारण है, I2 इनके कारण है, I3 इनके कारण है। तो कुल करंट जो आ रही थी वो बट गई I1 प्लस I2 प्लस I3 में। अब यहाँ से मैं I1 I2 I3 के मान लगा दूँ अगर, तो कितने बनेंगे देखो, V अपॉन R1, दूसरा V बटे R2, तीसरा V बटे R3। ठीक, तो अब V को कॉमन लेके I के नीचे कर दूँ तो ये बन गया I बटे V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये जो I बटे V है यही है समतुल्य प्रतिरोध। 1 बटे R इसको लिख सकते हैं हम, यानी हम जानते हैं कि I बटे V क्या होगा, 1 बटे R होगा। यानी विभवांतर के स्रोत के सापेक्ष जो करंट इसने भेजी है उसके सापेक्ष इस सारे के सारे सर्किट में, सारे के सारे परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो इतना आ रहा है, जो भी यहाँ से वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो कितना, तो क्या सूत्र बना दिया हमने क्या सूत्र बना दिया, हमने सूत्र बना दिया 1/R 1/R1, इसे कहते हैं EQ इक्विवेलेंस, 1/R2 1/R3, ये बना दिया हमने। 3 प्रतिरोध के लिए हम बना रहे हैं। अगर समेशन में लिखें तो कितना बना दिया, 1/R इक्विवेलेंट, देखो समेशन में लिख के दिखाता हूँ ऐसे, I बराबर 1N 1/RI 1/RI ऐसे। तो ये जो है ऐसे बन गया, देखो इस समेशन में एक एक करके जोड़ते जाओ। ठीक, तो ये बन गया समांतर या पार्श्व क्रम का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में इसको कैसे पहचानोगे कि भाई कौन समांतर में है, कौन श्रेणी में है ना। चलिए अब इसकी पहचान करना सीखते हैं, थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। हालांकि आंकिक उदाहरण हम लेंगे बाद में, अध्याय के बाद में भरपूर आंकिक उदाहरण कराऊंगा, जेई नीट वीट IC वर्मा के हिंदी में अनुवाद करके बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा, वो टेंशन नहीं। पर फिलहाल पहचानना सीख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, चलिए अब देखते हैं भाई कौन श्रेणी में है और कौन समांतर में है। ये 3 प्रतिरोध लगाए मैंने, तो एक मैं एक ही बार में आपको समझा देता हूँ। एक बढ़िया सा उदाहरण ले लेता हूँ। देखो ये मैंने ले लिया बढ़िया सा उदाहरण, यानी पता चल जाए भाई कौन श्रेणी में है। ठीक, और इनके नाम लिख दिए मैंने R1 R2 R3 R4 R5 R6, और मुझे चाहिए RAB, ये मुझे चाहिए। ठीक, तो बताओ सबसे पहले मैं क्या करूं, कैसे पता करूं कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, क्या तरीका है। कहता है जी जो सबसे बंद कमरा है अंदर, सबसे बंद कमरा यानी जो सबसे अंदर का बंद सर्किट है, बंद परिपथ है, वहाँ पहुँचिए आप, वहाँ से खोलना शुरू करिए। क्योंकि आप A से B तक आते हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि सबसे अंदर जाकर जो रास्ता है वो कहाँ है, पहले उसे ख़त्म करिए, उसे ठीक करिए। पहले अंदर की तरफ से ताला खोलते हुए बाहर निकलिए, यानी कि
अगर आप एक मकान में, एक कमरे में, एक बाथरूम में अगर आप बंद हैं तो बाहर वाले गेट का ताला नहीं खोलेंगे आप पहले बाथरूम का खोलेंगे, फिर कमरे का खोलेंगे, फिर बाहर वाले का खोलेंगे। कहते यही है, बिल्कुल सरल सी प्रक्रिया है। तो सबसे अंदर जाके देखें तो कहीं से भी पहुँचे, देखें इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं। इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, बी पे आ जाएंगे। इस रास्ते से जाएंगे तो दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक। फिर इस पे आएंगे। इसका मतलब हो गया कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये देखो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, समझे, ये अंदर बंद है। सबसे पहला काम है ये, इसको ठीक करें पहले। अब देखिए इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी R2 से पहले R3 के बाद एक ही तार है, एक ही वायर है और उस पर दो प्रतिरोध हैं R2 R3। तो पता लगाया जा सकता है कि ये दोनों श्रेणी में हैं क्योंकि इनमें एक ही धारा है। R2 और R3 में एक ही धारा बहेगी तो ये श्रेणी में है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं इन दोनों को हटा लूँ, ठीक, तो इनकी जगह पे एक लगा दूंगा मैं। जो श्रेणी क्रम से आएगा उसका मान जो भी होगा वो हो गया R23 और परिभाषित हो गया कि भाई R23 क्या है, R23 है R2 प्लस R3। ये पहली बात है, ये तो मैंने ठीक कर दिया। देखो एक चीज़ मैंने पता कर ली। अब इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ फिर समस्या आ गई। एक ही तार से, एक ही वायर से करंट दो भागों में विभाजित हुई और फिर एक ही तार पे मिल गई। इसका मतलब हो गया कि R23 और R4 ये समांतर हैं, ये पासरों क्रम में हैं। तो अब मैं इनको हटा के लगा सकता हूँ यहाँ पर एक और R234। तो मैंने लगाया R234 और होगा कितना, 1/R234, ये होगा 1/R23 प्लस 1/R4। ये देखो यहाँ से निकलेगा ऐसे, क्योंकि आपने देखा कि R23 और R4 समांतर क्रम में थे, ठीक। अब बात कुछ बन रही है। फिर देखा मैंने कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही धारा बह रही है, यानी ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में है। और है कितना, ये है R1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये है कितना, ठीक, R1 प्लस R234, R1 प्लस R234 प्लस R5। ये भी मिल गया मुझे, ऊपर का सारा मिल गया मुझे। अब मैंने क्या किया, इसको सारे को हटा दिया, सरल कर दिया बिल्कुल, और इस पे एक ही लगा दिया मैंने। उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया R1 2 3 4 5। ये उसका नाम हो गया। उसका मान मैंने इस रास्ते से निकाल दिया। देखो रास्ता बनाता चल रहा हूँ मैं, है ना। हल करने का बड़ा आसान तरीका है। अब मैंने देखा यार ऐसे चले, दो रास्ते बने, फिर जाके बी पे मिल गए, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक। अब मैंने इनको मिला के देखा, पूरा R 1/R 1 2 3 4 5 6, 1/R 1 2 3 4 5 प्लस 1/R6। ये बिल्कुल आखिरी रास्ता आ गया मेरा। इन दोनों को समांतर में लगाया मैंने और एक मिला दिया मैंने, एक बना दिया पूरा। देखो हटा दिया इसको, बस एक प्रतिरोध बना दिया मैंने सबका, और वो हो गया ये, और वो मुझे यहाँ से मिलेगा। तो मैंने धीरे धीरे सर्किट को, परिपथ को हल करता गया और श्रेणी समांतर देखता गया और इसे मैंने सिंपली सॉल्व कर दिया। ये बस मैंने इसलिए लिया उदाहरण कि लिखने का तरीका समझ लें आप, कि भाई ऐसे ऐसे हटाते जाते हैं, ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं और अंत में उत्तर तक पहुंच जाते हैं। ये है आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक। यही है RAB, RAB, ओके। खैर श्रेणी और समांतर पर बड़े बढ़िया उदाहरण कराऊंगा आपको, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, स्कूल एग्जाम के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।